फ़ोन कट गया था और इस वक्त बाहर से चारों लोग बंदरों की तरह अंदर की तरफ झांकते हुए सारी बातें सुन रहे थे। तभी शकुंतला जी जो अंदर आ चुकी थी और साथ ही आरोही पीछे पीछे मृदुल और नूर भी। त्रिशा जो कि जिस तरह से अपने आप को पूरी तरह से साड़ी से कवर की थी, नूर उसकी साड़ी पकड़कर खींचते हुए कहती है, भाभी ये क्या कर रही हैं आप, खुद को छुपाने की कोशिश। तभी आरोही कहती है, पर उसका क्या फ़ायदा नूर जी, अब देखिए ना अविराज जी तो आ रहे हैं आधे घंटे में। मृदुल जो त्रिशा के ठीक सामने अपने घुटनों पर बैठते हुए कहती है, और उसके बाद क्या होगा त्रिशा। शकुंतला जी कहती हैं, क्या होगा, क्रीम लगाएंगे, उसका जख्म ठीक करेंगे, है ना त्रिशा। त्रिशा खुद से कहती है, ये क्या कर दिया मैंने, ये बहुत गलत हो गया है, ये थोड़ी ना करना चाहिए था, ऐसे कौन माफ़ी मांगता है। शकुंतला जी कहती है, बैठो चुपचाप से, और खबरदार जो साड़ी को चेंज करने के बारे में सोचा भी तो। त्रिशा जो वाकई साड़ी को चेंज करने के बारे में ही सोच रही थी और शकुंतला जी को कैसे पता चल गया। तभी त्रिशा हैरानी से उन्हें देखते हुए कहती है, आप क्या मेरे मन के अंदर घुसी हुई हैं, आपको कैसे पता चला। आरोही कहती है, अरे दादी के मन के अंदर घुसेंगी, आपके मन के अंदर तो कोई और ही घुसा हुआ है। तभी शकुंतला जी कहती हैं, बस अब तन के अंदर घुसने की ज़रूरत है, बताओ कुछ गलत कह रही हूँ मैं। सारी लोग जो कि शकुंतला जी को देख देख कर हैरान हो रहे थे और साथ ही मृदुल जी कहती है, आपने मुझे तो ऐसी एडवाइस कभी नहीं दी। तभी शकुंतला जी उसकी तरफ देखते हुए कहती हैं, क्योंकि तुम हमारी त्रिशा नहीं हो ना, वो है शर्मीली सी, क्योंकि उसे तो लड़की बनना ठीक से आया ही नहीं, और तुम तो खुद इन सब चीज़ों में माहिर हो। और आरोही है ना, मुझे तो लगता है अगर आरोही मेरी बच्ची होती तो उफ, मैं तो इसे इतनी टैलेंटेड बनाती। तभी आरोही उनको गले से लगाते हुए कहती है, दादी जी डोंट वरी, मैं तो पहले से ही बहुत टैलेंटेड हूँ। और हाँ, मैं बता दे रही हूँ, अब ये दादी ना तुम्हारे साथ नहीं रहेंगी त्रिशा, हमारे साथ रहेंगी, अब इन्हें घर नहीं जाने दूंगी मैं। कितनी सही फ्रेंड मिल गई है मुझे, दादी हो तो ऐसी। त्रिशा जो धीरे धीरे अपने पल्लू को अपने चेस्ट से हल्का हल्का हटाते हुए कहती है, अपने नाखून के स्क्रैच मार करके उसका ऐसे गलत फ़ायदा उठाना, मुझे वाकई दर्द हो रहा है। मैं सोच रही मैं खुद से ही क्रीम लगा लेती हूँ, मुझे नहीं लगता वो इतना जल्दी आएंगे सच में। ये बोलकर अभी वो जैसे उठती तभी आरोही उसको ज़ोर से कंधे से पकड़कर बिठाते हुए कहती है, अच्छा नहीं आएंगे इतनी जल्दी, तुम गारंटी ले लो, आधे घंटे के अंदर पहुँचेंगे वो। तभी नूर कहती है, मुझे तो लगता है ना कि 45 मिनट के अंदर तो पक्का ही पहुँच जाएंगे भाई, जिस तरह से आपने अपने दर्द को उन्हें सुनाया है ना, उनसे रहा नहीं जाएगा भाभी, ट्रस्ट मी। तभी मृदुल कहती है, इतना देर वेट कर पाएंगे वो, पता नहीं, बट आधे घंटे में आ जाएंगे, तुम आधा घंटा वेट तो करो। शकुंतला जी जो कि उन सबको गलत ठहराते हुए कहती हैं, देखो तुम तीनों की यहाँ शादी हो रखी है, नई नई दुल्हन भी बनी हो, और आरोही तुमसे तो मुझे उम्मीद नहीं थी। अरे 10 मिनट के अंदर ही पहुँचेंगे अविराज जी यहाँ पर, देख लेना तुम। ये सुनते ही त्रिशा कहती है, अच्छा मेरे हस्बैंड इतने भी खाली नहीं बैठे रहते हैं, वो नहीं आ सकते 10 मिनट के अंदर। शकुंतला जी कहती हैं, चलो फिर लगा लो शर्त, 1,000 की लगेगी। 10 मिनट के अंदर ही अंदर इस वक्त बाहर से गाड़ियों की अब आवाज़ सुनाई देना शुरू कर दी थी। जिस तरह से हॉर्न लगातार बज रहा था, ऐसा लग रहा था कि विराट जी वाकई बहुत ज़्यादा जल्दी में है इस वक्त घर के अंदर आने के लिए। सारे लोग बालकनी की तरफ दौड़ कर भागे थे। सारे लोग बाहर जाकर के देखे थे तो अविराज जो कि अपने 2-3 गाड़ियों के साथ अंदर की तरफ आए थे, और तभी त्रिशा की धड़कनें और ज़ोर से बढ़ी हुई थी। वो एकदम से इधर उधर भागते हुए कहती है, मैं बाथरूम में घुस जाती हूँ या सो जाती हूँ, उनको फेस नहीं कर पाऊँगी, जो भी कुछ किया है ना मैंने, बहुत अश्लील बन गई हूँ मैं। इस बात पर आरोही कहती है, यही तो चाहिए होता है पति देव को, समझिए ना आप देवरानी जी, चलो चलो सब चलते हैं यहाँ से। सब लोग बाहर निकलने लगे थे, लेकिन शकुंतला जी अभी भी त्रिशा के ठीक सामने थी और धीरे से उसका हाथ पकड़ते हुए कहती हैं, घबराना मत, और अपनी नज़रों में वो प्यार रखना जो अविराज तुम्हारी नज़रों में देखना चाहता है, ठीक है। अगर घबराओगे तो उसे बुरा लगेगा त्रिशा, और उसे ऐसा लगेगा कि वो तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती कर रहा है, ठीक है। ये बोलकर अभी वो जैसी बाहर निकलती तब तक अविराज ने भी दरवाज़ा खोल ही दिया था। शकुंतला जी जो कि त्रिशा की तरफ मुड़ते हुए अपनी एक आंख मारते हुए कहती हैं, 1,000 तैयार रखना तुम, ठीक है। मेरे वो हल्का मुस्कुराते हुए वहाँ से बाहर निकल गई थी। अविराज जी जो कि शकुंतला जी की तरफ देखते हैं और फिर त्रिशा की तरफ, और दरवाजे को अंदर से लॉक करते हुए कहते हैं,
ये 1,000 कैसा? उन्हें पैसों की ज़रूरत है क्या? त्रिशा जो कि अपने चेहरे को ना मिलाकर कहती है, नहीं वो नहीं वो बस ऐसे ही कुछ बात थी तो मैं उन्हें दे दूँगी। अविराज जो उसके ठीक अभी सामने जैसे ही पहुँचे थे तभी त्रिशा हल्का हल्का पीछे होते हुए कहती है, आप इतनी जल्दी? आप तो 1 घंटे बाद आने वाले थे। अविराज उसे कहते हैं, मैंने आधे घंटे कहा था त्रिशा, वैसे भी तुम्हें दर्द ज़्यादा हो रहा होगा तो इसलिए मैं सोचा जल्दी आ जाऊँ। आई मीन क्रीम लगाना है ना? त्रिशा सुनकर कहती है, हाँ वो दर्द हो रहा था। वैसे मैं खुद भी लगा सकती थी। तभी अविनाश कहते हैं, तो फिर मुझे वीडियो कॉल करके दिखाने की क्या ज़रूरत थी, अगर खुद ही इस ज़ख्म को ठीक कर सकती थी तो। ये बोलते हुए वो उसकी तरफ जैसे ही झुक रहे थे, त्रिशा की सांसें और तेज़ तेज़ बढ़ रही थी और तभी गलती से ही सही त्रिशा के हाथ से उसका पल्लू छूट गया था। त्रिशा ने पल्लू को वैसे भी कोई पिनअप तो किया नहीं था, स्लीवलेस ब्लाउज था जिसमें पिनअप करने में भी उसे प्रॉब्लम होती, जिससे अचानक ही जैसे उसके कंधे से उसके साड़ी के पल्लू भी नीचे गिर रहे थे। अविराज की नज़र जो कि अपने टारगेट पर पहुंच ही चुकी थी और तभी अविराज उसके क्लिविस की तरफ बहुत ही ध्यान से देखते हुए कहते हैं, चोट तो काफ़ी अंदर है। और ये बोल कर कि वो धीरे से अभी उसके सीने पर जैसे हाथ रखे थे, ऐसा लग था जैसे कि त्रिशा का दिल अब दिल नहीं बल्कि बुलेट ट्रेन बन चुका हो, इतने स्पीड में भागे जा रहा था। अविराज जो कि उसके चेहरे की तरफ देखते हैं और फिर एक बार उसके हार्ट बीट की तरफ, जो कि ऑब्वियसली अब अंदर से तो स्कैन होकर दिख नहीं सकता था, जिसकी वजह से उनकी नज़र सिर्फ त्रिशा के लेफ्ट साइड की चेस्ट पर ही रहती है। और फिर वो हल्का हल्का उसके चेस्ट को प्रेस करते हुए कहते हैं, कहाँ दर्द हो रहा है? त्रिशा को वैसे तो शकुंतला जी ने अच्छी खासी ट्रेनिंग दे रखी थी, बोलने में उसके होंठ तो कांप रहे थे, लेकिन फिर भी वो अपनी दादी की बात मानते हुए कहती है, थोड़ा नीचे। और ये बोलते बोलते वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से सांसें भी ले रही थी। अविराज जो धीरे धीरे अपने हाथों को और ज़्यादा नीचे की तरफ ले जाते हुए कहते हैं, यहाँ? त्रिशा जो कि अपनी आंखों को एकदम से बंद करती है और साथ ही ज़ोर से एक गहरी गहरी सांस भरते हुए कहती है, अब हाँ थोड़ा सा और नीचे। वो ऐसी जगह है कि शीशे में नहीं देखूंगी तो मुझे नज़र नहीं आएगी, इसी वजह से तो आपको बुलाया है, क्योंकि शीशे में मैं ऐसे खुद को देख नहीं सकती ना। अविराज जो पहले ही देख रहे थे कि साड़ी का पल्लू तो नीचे जा ही चुका है, तभी वो उसके बाजू पर धीरे धीरे अपने हाथों को सहलाते हुए उसके कान के पास आते हुए कहते हैं, और वहाँ तक जाने के लिए तुम्हें अपना ब्लाउज हटाना पड़ेगा त्रिशा, खोलो इसे, मैं फर्स्ट एड लेकर आता हूँ। फर्स्ट एड ले आते वो त्रिशा से अपना कोट निकालते हुए पूछते हैं, वैसे ज़्यादा लगेगा और स्क्रैच वगैरह तो नहीं? तभी त्रिशा कहती है, हाँ वही तो, स्क्रैच लग गया गलती से, वो भी कोने से लगाए ना डोर के फ्रेम के, तो दर्द हो रहा है। अविराज जो अगल बगल देखते हैं, कर्टन्स खुले हुए थे और साथ ही बालकनी का दरवाज़ा भी। हालत में थोड़ी ना वो त्रिशा को इस तरह अपने ब्लाउज़ खोलने के लिए कहते। पहले तो वो सारे कर्टन्स को बंद करते हैं, जो कि उनके वॉइस कमांड पर बंद होने लगा था, और फिर त्रिशा की तरफ झुकते हुए कहते हैं, तुम अब तक ब्लाउज़ नहीं निकाली? त्रिशा जो अपने चेहरे को दूसरी तरफ करते हुए कहती है, अब वो मुझे तो दर्द हो रहा है, अगर हो सके तो। तभी अविराज उससे कहते हैं, हो सके तो? त्रिशा बहुत ही धीरे आवाज़ में कहती है, हो सके तो आप ही। अविराज को यही तो सुनना था। वो अब बेड पर बैठ चुके थे और त्रिशा को अपनी तरफ घुमाते हुए कहते हैं, जैसा तुम्हें ठीक लगे। त्रिशा देख रही थी कि अविराज की नज़र तो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ त्रिशा के निगाहों पर है, लेकिन वो खोल त्रिशा का ब्लाउज रहे थे। वो अपनी एक बाँह को चढ़ाकर त्रिशा से पूछते हैं, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही तुम्हें? त्रिशा अपने चेहरे को ना मिलाकर कहती है, नहीं, वैसे भी आप तो डॉक्टर है ना, आपसे क्या ही प्रॉब्लम होगी। कहते हैं कि डॉक्टर के सामने शर्म नहीं करनी चाहिए। ये सुनते हुए विराज जो कि उसकी तरफ हल्का झुकते हुए कहते हैं, सही कहते हैं लोग, एक तो डॉक्टर हूँ, और फिर। तभी अचानक ही उन्हें अपना गुस्सा याद आ जाता है। कल तक तो वो इससे बात भी नहीं करने वाले थे, और फिर वो खुद की बातों को अपने मुंह के अंदर ही दबा लेते हैं, और फिर धीरे धीरे उसके पूरे ब्लाउज के अब हुक को खोल चुके थे। अभी वो जैसे ही उसे एक दूसरे से अलग करते तभी
त्रिशा उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, आपको गर्मी नहीं हो रही? अचानक से ये सवाल। अविराज जो हल्का सा कहते हैं, अब क्या? त्रिशा अपने चेहरे को नाम मिलाकर कहती है, नहीं, मुझे लगा कि आपके माथे पर ऐसे पसीने आ रहे थे तो, और साथ में आपके वेन्स भी उभर रहे हैं, ठीक है ना आप? अविराज उससे कहते हैं, ऐसे हालत में बीवी बैठी हो तो तुम्हें लगता है कि... लेकिन फिर से उन्हें अपना गुस्सा याद आ गया था, जो कि बार बार त्रिशा भुलवाने की कोशिश करी थी, जिससे वो फिर से अपनी बातों को बीच में रोक दिए थे। और त्रिशा से कहते हैं, मुझे अभी थोड़ी देर में मीटिंग के लिए निकलना है, तुम बता दो कहाँ चोट लगी है, मैं क्रीम लगा देता हूँ, उसके बाद से मैं यहाँ से निकलता हूँ। तभी हल्का हल्का अपने हाथ को ले जाकर उनकी गर्दन पर रखती और फिर दूसरे हाथ को अपने चेस्ट के हल्का हल्का नीचे की तरफ, जहाँ उसे वाकई चोट लगा था। और वैसे वो चोट गलती से नहीं लगा था, बल्कि उसने अपने हाथों के नाखूनों से खुद को स्क्रैच मार लिया था। लेकिन जिस जगह पर अभी त्रिशा का हाथ था, अविराज जो अपने चेहरे को दूसरी तरफ करते हुए कहते हैं, त्रिशा, उस जगह पर पहुंचने के लिए तुम्हें ये इनर्स पे निकालने पड़ेंगे। वो देख दूसरी तरफ रहे थे, मगर त्रिशा तो उन्हीं की तरफ ध्यान से देखे जा रही थी। क्या? लेकिन त्रिशा की नज़र एक पल के लिए भी अविराज से हट नहीं रही थी। उसकी दादी ने उसे ट्रेनिंग जो दी थी, और साथ ही उसे भी न जाने क्यों मन कर रहा था अविराज को ऐसे देखने का। आज उसके अंदर वाकई कोई शर्म बची नहीं थी, जैसे कितनी आसानी से वो इस तरह अविराज के सामने बैठी हुई है। त्रिशा फिर से पूछती है, क्या निकालना पड़ेगा? अविराज जो मुश्किल से उसकी नज़रों की तरफ देखते हुए कहते हैं, हाँ, निकालना तो पड़ेगा। त्रिशा अपने चेहरे को नाम मिलाकर कहती है, डॉक्टर के सामने ही सही, मगर इतनी बेशरम भी नहीं बन सकती, रहने दीजिए, मैं खुद लगा लूँगी। ये बोलकर अभी वो जैसे दूसरी तरफ मुड़ी थी और अपने हुक को लगाना शुरू की थी, तभी अविराज पीछे से उसका हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, सामने तो चलो ठीक है, पर हस्बैंड के सामने क्यों इतना शर्मा रही हो? और वैसे भी कौन सी यूनिक चीज़ है, मैंने तो देख ही रखी है ना। ये बात वो उसके गर्दन के बहुत करीब आकर पीछे से बोल रहे थे, जिससे त्रिशा एकदम से अपनी गहरी सांस भरते हुए उनके धीरे धीरे और आहिस्ता से सांसों को महसूस करते हुए हल्का हल्का पीछे मुड़ते हुए कहती है, तो निकाल दूँ मैं? अविराज जो सिर्फ उसकी आंखों की तरफ देखते हुए हल्का स्मर्क लिए अपने चेहरे पर कहते हैं, तुम्हारी मर्जी। त्रिशा जो अभी पीछे की तरफ अपने हाथ को बढ़ाई थी, लेकिन तभी अविराज उसको रोकते हुए कहते हैं, अच्छा रहने दो, मैं हाथ अंदर डाल करके लगा दूंगा। त्रिशा ये सुनकर ही इतना ज़्यादा बेचैन हो रही थी और खुद में ही सोची जा रही थी, दादी ये सब क्या करवा रही हैं आप मुझसे? ये सब गलत तो नहीं है ना? वैसे भी कर तो अपने पति के साथ ही रही हूँ, पर गंदी बात है, ऐसे ऐसी बातें कर रही है मेरे साथ। लेकिन कोई बात नहीं, जाने देती हूँ। वैसे भी धीरे धीरे मुझे भी तो बेशरम बनना ही पड़ेगा ना। त्रिशा ब्लाउज तो अभी तक पहन ही रखी थी, मगर अब अविराज के हाथ जो कि उसके ब्लाउज के साथ साथ उसके अनर्स के भी धीरे धीरे अंदर की तरफ जा रहा था, और अविराज की नज़रें जो कि दूसरी तरफ थी। लेकिन त्रिशा अपनी आंखों को बस बंद किए हुए थी और साथ ही अपने दोनों हाथों को पूरी तरह से बेडशीट पर रखी हुई थी, और वो रखी नहीं हुई थी बल्कि अपने बेडशीट को हाथों से ज़ोर से जकड़ी हुई थी। अविराज धीरे धीरे ऊपर की तरफ से अपने हाथों को अंदर की तरफ डालते डालते जैसे अभी एक जगह पर रुके थे जहाँ हल्का हल्का उन्हें स्किन पर चोट नज़र आई थी, जो कि वो अपने हाथों से सिर्फ महसूस किए थे, अपनी आंखों से नहीं देखे थे। और वो धीरे से कहते हैं, यही है। त्रिशा जो कि क्या ही बोलती, बस वो अपने चेहरे को हल्का सा हाँ मिला दी थी। लेकिन तभी अविराज कहते हैं, बोलो त्रिशा, चोट यहीं लगी है? होठ जो कि डर के मारे सही मगर हल्का हल्का ड्राई होने लगे थे, और साथ ही जिस तरह से वो अपने मुंह से सांसें ले रही थी, तभी वो धीरे से अपने जीभ का इस्तेमाल करते हुए अपने होठों को हल्का हल्का लीक करते हुए कहती है, हाँ। वो वैसे तो ये सब कुछ जानबूझकर नहीं कर रही थी, उसके चेहरे का एक्सप्रेशन अपने आप इधर उधर अजीब तरीके से बनता जा रहा था। कभी अपने दांतों तले अपनी जीभ को काटती, तो कभी अपने निचले होठ को, तो कभी अपने टंग से दोबारा से अपने होठों को वेट करना शुरू कर देती। और अविराज भी तो उसी के चेहरे की तरफ देख रहे थे। शायद ये बात मैडम जी भूल गई थी, खुद तो आंखें बंद कर ली थी, तो उन्हें लगा था कि अविराज की भी नज़र शायद बंद ही होगी। अविराज जो धीरे धीरे अब हाथों को अंदर की तरफ डाले हुए अच्छे तरीके से उसके चोट पर मलहम लगाते हैं और फिर फाइनली अपने हाथों को बाहर निकालते हुए कहते हैं,
ठीक तो हो ना तुम? लेकिन तृषा इस हालत में कैसे ठीक हो सकती थी? अविराज जैसे ही देखते हैं कि तृषा तो कोई जवाब नहीं दे रही, वो वहाँ से उठने लगे थे। लेकिन तब तक तृषा उनके कॉलर पर अपना हाथ रखे हुए काफ़ी ज़ोर ज़ोर से सांसें भरते हुए कहती है, अगर कहूँ कि नहीं हूँ ठीक तो आप कर देंगे ठीक? वो ऐसी बातें कैसे कर रही है? अविराज को समझ में नहीं आ रहा था कि वो उस पर खुश हूँ या फिर हैरान। और वो क्रीम को एक साइड में रखते हुए कहते हैं, तृषा मैं हैंड को वाइप कर लेता हूँ, उसके बाद बात करते हैं। लेकिन तभी तृषा कहती है, चुपचाप से यहीं पर बैठे रहिए और जवाब दीजिए मेरा। वो बहुत ही मुश्किल से अपनी नज़रों को खोली थी और जैसे अविराज की तरफ देखी थी, अविराज भी उसकी तरफ बहुत ही ध्यान से देख रहे थे। और फिर धीरे धीरे उसके और ज़्यादा क्लोज आते हुए कहते हैं, तुम हुक्म तो करो कैसे ठीक करना है, जो कहोगी वो करूँगा, बस तुम ठीक रहो। अब उसे अपनी दादी का दूसरा स्टेप याद आया था, पूछ लेना जैसे ही वो तुम्हारी बातों को मानने के लिए रेडी हो जाए। वो कहना यह था कि मेरी छुट्टी चल रही है, मौसम भी कितना गर्म हो गया है ना, हम क्या किसी अच्छे से जगह पर घूमने के लिए जा। तभी विराट जो कि उसके होठों के बहुत करीब आते हुए कहते हैं, तृषा आर यू टॉकिंग अबाउट हनीमून? तुम मेरे साथ हनीमून पर? तृषा जो कि अपने चेहरे को हल्का सा नीचे झुकाते हुए कहती है, अब आपकी मर्ज़ी, अगर आप उसको यही नाम देना चाहते हैं तो, पर घूमना तो चाहिए ना हमें एक साथ। अविराज जो उसके हाथों को अपने कॉलर से हटाते हुए कहते हैं, नहीं तृषा, अभी तुम छोटी हो और वैसे भी ये सब के लिए बहुत टाइम है हमारे पास, और तुम तो अभी श्योर भी तो नहीं हो ना मुझे लेकर कि मैं तुम्हारे लिए वाकई करेक्ट हूँ या नहीं। पहले अपने दिमाग से जितने भी डाउट्स हैं उसे ख़त्म करो, उसके बाद से बात करते हैं इस बारे में। और ये बोलकर वो उठकर थोड़ी नाराज़गी के साथ ही वहाँ से चले गए थे। और वो भी अगर इस कमरे में रहते तो पिघल ही जाते, जिससे वो भी कमरे से बाहर निकल चुके थे और साथ ही अपनी हार्ट बीट को महसूस करते हुए लगातार अपने दिल को यही समझाए जा रहे थे, कंट्रोल कंट्रोल मिस्टर अविराज मेहरा। लेकिन उनसे कंट्रोल हो पाए तृषा को इस हालत में देखने के बाद ये तो पॉसिबल नहीं था, जिससे अब अविराज को अपने बैकयार्ड साइड के पूल पे जा कर के काफ़ी टाइम तक अब स्विमिंग करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर तृषा बहुत ज़्यादा निराश थी कि वो इतना कुछ समझाने के बावजूद भी अपने दादी के कुछ भी नहीं कर पाई और अविराज को नहीं मना पाई हनीमून के लिए। और इस बारे में अब भी वो किसी को फ़ोन करती है, लेकिन तब तक नूर जो धीरे से कमरे की तरफ आते हुए कहती है, भाभी इधर आओ। वो उसे बालकनी साइड एरिया में लेकर गई थी और बालकनी से ही अटैच्ड पीछे का भी एक साइड था, जहाँ पर अभी तक तो तृषा कभी जाकर चेक ही नहीं की थी। वो पीछे की तरफ उसे ले जाकर दिखाती हुई कहती है, वो देखो भाई स्विमिंग कर रहे हैं। तृषा देखकर एकदम से अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहती है, हाँ उन्हें इतना गुस्सा आ गया कि उन्हें स्विमिंग करने की ज़रूरत पड़ रही है, वो इतने ठंडे ठंडे पानी में। ये सुनते ही नूर उसका हाथ दबाते हुए कहती है, भाभी आप भी ना, आपको देखकर के अंदर जो गर्मी उठी होगी उससे शांत करने की कोशिश कर रहे हैं भाई। वाह, मानना पड़ेगा, एक्टिंग तो ज़बरदस्त की है आपने। तभी तृषा कहती है, क्या फ़ायदा, वो नहीं माने। इवन उन्होंने मुझसे कहा है कि मेरे दिमाग में जो भी डाउट है पहले मैं उससे ख़त्म करूं। उन्हें कैसे समझाऊं मैं कि मैं उन्हें लेकर क्या फील करती हूँ। ऐसे भी मैंने गलतियाँ भी तो बहुत की है ना। नूर कहती है, तो कोई बात नहीं ना, अब तो भाई आते जाते रहेंगे, बस आप इतना बोल देना कि शाम को घर आ जाए वो, उसके बाद से हम आपको कुछ नया आइडिया दे देंगे। आप परेशान मत होइए, अब तो आपकी टीम में आपकी दादी जी भी हैं जो कि इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। ओ माय गॉड, अब तो मुझे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है, कब मेरी शादी होगी भाभी, और उसके बाद मैं और शिवाजी। तभी तृषा जो उसकी तरफ घूरते हुए कहती है, पहले आप मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगी प्लीज़, आपकी शादी अच्छे से होगी और वो सब हम संभाल लेंगे, फिलहाल आप मेरा सिचुएशन संभालिए। नूर उसके हाथ में टॉवेल देख करके उसे नीचे की तरफ जाने का इशारा करवा दी थी। वो बैकयार्ड साइड में अब पूल के थोड़ी ही दूर पर खड़ी थी टॉवेल लेकर के और इंतज़ार कर रही थी कि अविराज कब बाहर आएंगे। अविराज जो अब जैसे ही बाहर की तरफ निकले थे, ऊपर तो उन्होंने कुछ नहीं पहन रखा था, नीचे उन्होंने जो लोअर पहन रखा था पूरी तरह से उनकी बॉडी से चिपक रहा था। तृषा जो अपने चेहरे को दूसरी तरफ मोड़े हुए टॉवेल को उनकी तरफ आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, ये टॉवेल। अविराज तो वैसे भी यहाँ पर टॉवेल रखवा कर ही गए थे,
लेकिन त्रिशा को यूँ इस तरह से टॉवल लेकर खड़ा देख करके वो उससे पहले तो टॉवल छीनते हैं और फिर उससे कहते हैं क्या ज़रूरत है यहाँ पर आने की, वैसे भी ये जगह थोड़ी ठंडी रहती है, तुम यहाँ से दूर ही रहो। त्रिशा जो इधर उधर देखते हुए कहती है नहीं, बाहर का मौसम तो इतना गर्म है, यहाँ पर इतने पेड़ वगैरह इसी वजह से शायद मौसम इतना ठंडा रहता है, यहाँ पर रहने में कोई प्रॉब्लम। तभी अविराज से कहते हैं यहाँ पर कुछ स्नेक्स वगैरह भी रहते हैं, इस वजह से डर है, ट्राई थोड़ा कोशिश करो समझने की। बोल रहा हूँ इधर मत ही आना, यहाँ स्नेक वगैरह बहुत निकलता है। त्रिशा सुनकर एकदम से अविराज के सीने से जाकर लगते हुए कहती है सांप से बहुत डर लगता है मुझे, कहाँ है, मेरे पैर के पास तो नहीं रहेंगे ना। वैसे तो अविराज की गीली गीली बॉडी और साथ ही कितनी ठंडी हो रखी थी उनके पूरे मसल्स, और त्रिशा का यूँ इस तरह से दोबारा अविराज के सीने पर हाथ रखना। अविराज जो खुद से कहते हैं इतने देर से स्विमिंग कर रहा था ताकि थोड़ा सा कंट्रोल कर पाऊँ खुद पर, लेकिन ये लड़की फिर आकर मुझे परेशान कर रही है। कहाँ उनकी हार्ट बीट अभी थोड़ी थोड़ी नॉर्मल हुई थी, लेकिन फिर से त्रिशा ने अपने हाथों को रख करके उनकी हार्ट बीट को बढ़ाना शुरू कर दिया था। ब्लड सर्कुलेशन फिर से अब नेक्स्ट लेवल चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी अविनाश की। वो इस त्रिशा से खुद को थोड़ा दूर करते हुए कहते हैं तुम बार बार चिपक क्यों रही हो मुझसे, और वैसे भी सांप तुम्हारे सर पर आकर नहीं बैठेगा, जाओ यहाँ से। त्रिशा जो जाते जाते अविनाश की तरफ मुड़ते हुए कहती है सुनिए, आप कमरे में कब आएंगे। अविनाश उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं आ जाऊंगा थोड़ी देर में, तुम जाओ। थोड़ा देर, ये थोड़ा देर कब खत्म होगा, त्रिशा यही सोच रही थी। जैसे अविनाश कमरे में आए थे कपड़े पहनने के लिए, वो तुरंत ही अभी क्लोजेट में जाने लगते हैं, लेकिन पीछे पीछे त्रिशा भी जा चुकी थी। अभी जैसे ही दरवाज़ा क्लोजेट का वो बंद करती तब तक त्रिशा भी अंदर आते हुए कहती है सुनिए ना, मुझे आपसे। अविनाश जो त्रिशा को घूरते हुए कहते हैं तुम तो पीछे ही पड़ गई हो, मुझे कपड़े भी नहीं चेंज करने दोगी, प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है मेरे लिए। त्रिशा अपना चेहरा झुकाते हुए कहती है नहीं, वो मैं बस इतना कह रही थी कि आप शाम को घर आ जाइएगा, कुछ काम है मुझे आपसे। और ये बोलकर वो अब क्लोजेट से बाहर जा चुकी थी। अविनाश कमरे में देखे थे जब कपड़े पहन कर आने के बाद तो वो कमरे में कहीं नज़र नहीं आती, लेकिन अविनाश भी उसे ढूंढने के बारे में नहीं सोचते क्योंकि फिर उनका मन त्रिशा में लग जाता और फिर से वो अपने काम से डिस्ट्रैक्ट हो जाते। और वो आज न जाने क्यों रात का कुछ ज़्यादा ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। बार बार उनका ध्यान इस वक्त वॉच पर था और लगातार घूर रहे थे उस सूरज को। शिखर अविनाश को आसमान की तरफ देखता पाकर कहते हैं क्या बात है, कोई नया प्रोजेक्ट दिमाग में चल रहा है। होटल आपका न्यू कंस्ट्रक्शन नीचे चल रहा है महाराज, ऊपर क्या देख रहे हैं आप। वो शिवा की तरफ देखते हुए कहते हैं इस सूरज को अगर कभी जल्दी ढलवाना हो तो क्या करना चाहिए। काश मेरे पास भी वो कृष्ण जी का वो सुदर्शन चक्र होता, जल्दी रात कर देता मैं। और ये बोलकर वो अपने कैबिन में जा चुके थे। शिवाय को पहली बार अविनाश की बातें ऐसी लगी थी कि बेलॉजिकल बातें क्यों कर रही है। खैर जो भी है, पागल ही हो गया पूरा। धीरे धीरे करके 6:30 होते हैं, 7:30 और 8:30। आज का दिन लग रहा था अविनाश के लिए जैसे कि बीत ही ना रहा हो। और फाइनली जैसे ही अभी 9:30 बजे थे, अविनाश तुरंत ही अपनी जगह से उठते हुए कहते हैं हो गई रात, और इसी टाइम पर तो मैं हमेशा जाता हूँ, डेस्परेट भी नहीं लगूंगा और लगेगा कि उसके कहने पर ही गया हूँ घर, और मेरी फीलिंग्स के बारे में उसे पता भी नहीं चलेगा या। और ये बोलकर अभी वो खुश होते हुए जैसे ही बाहर निकलते, लेकिन तभी कुछ अचानक ही इमरजेंसी पड़ गई थी उनके दूसरे ऑफिस में। दानिश काफ़ी रश में आते हुए उन्हें वहाँ की सिचुएशन समझाता है, लेकिन अविनाश को तो त्रिशा के पास जाना था। लेकिन वो क्या करते, वो मजबूर थे। अगर वो नहीं जाते तो चीज़ें शॉर्ट आउट नहीं हो पाती और उनके काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाते। वो ऊपर की तरफ देखते हुए कहते हैं मज़े ले रहे हैं ना आप मेरे, वैसे भी मैं आप पर भरोसा तो नहीं करता, लेकिन जब भी मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है ना, पता नहीं क्यों मुझे मन करता है कि मैं आप पर भरोसा करूं, कि वो प्रॉब्लम हमेशा आप ही देते हैं मेरी लाइफ में। हंस रहे होंगे आप ऊपर से, लेकिन कोई बात नहीं, घर तो मैं अच्छा कराऊंगा, बस वो सो ना जाए। काम करते करते अविनाश को 10:30 बज चुके थे, लेकिन अब अविनाश नहीं रुकने वाले थे। फाइनली वो घर पहुंचे थे और तुरंत ही कमरे की तरफ आते हैं, लेकिन जैसे ही उनके कदम इस तरह से रफ्तार से आगे बढ़ रहे थे, यूँ अचानक से आकर के उनके सामने उनको रोकते हुए कहता है भाई, आपसे हम और वीर कुछ इम्पोर्टेंट बात बताने वाले थे। वो त्रिशा भाभी की क्लासमेट। अविनाश जो कहते हैं हाँ बोलो, एक्चुअली कल बोलना, मैं अभी थोड़ा रश में हूँ। ये बोलकर अभी वो जैसे सीढ़ियाँ चढ़ते तभी वीर अचानक से उनके सामने आते हुए कहता है भाई प्लीज़ आप अप्रूवल दे दो ना, वो सारा और नताशा नाम की एक लड़की है, वो हम ना उन्हें बहुत लाइक करते हैं,
अविराज ये सुनकर कहते हैं ओके वेरी गुड। तभी इस बात पर युग कहता है नहीं नहीं, मैं सारा को लाइक करता हूँ और वीर नताशा को। वो हम चाह रहे थे कि जब शिवाय सर और हमारी नूर बहन जी का इंगेजमेंट हो तभी हमारी भी इंगेजमेंट करवा दो ना भाई। अविराज जो इस वक्त लगातार अपने कमरे में जाने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि उनकी तृषा उन्हें बुलाई थी और पता नहीं कौन सा ज़रूरी काम था तृषा को। अविराज इन्हीं सारी बातों को सोच सोच कर के अंदर से खुश हो रहे थे और चीज़ें उन्हें बार बार रोक रही थी अविराज के यानी कि अपने खुद के कमरे में अंदर जाने के लिए। वो दोनों को अपना सर हाँ मिलाकर गुस्से में देखते हुए कहते अच्छा ठीक है, हो जाएगा जो करना है, इंगेजमेंट करनी है ना, हो जाएगी। और ये बोलकर वो जल्दी से अपने कमरे की तरफ जा चुके थे। तभी वो दोनों नीचे आते हुए काफ़ी खुशी से बल्ले बल्ले करते हुए कहते हैं देखा माँ, हमने कहा था ना हम भाई को मना लेंगे। अर्चना जी कहती हैं क्या हो गया अविराज को, ऐसे कैसे हाँ बोल सकता है, युग तो इतना छोटा है, वीर की तो फिर भी उम्र हो चुकी है, लेकिन युग की शादी के बारे में कैसे सोच सकते हैं अभी अविराज। मुझे तो अविराज के अंदर ना कुछ बहुत ही बड़ा सा झोल लग रहा है। विश्वराज जी आराम से बैठ करके अपने मैगजीन्स को पढ़ते हुए कहते हैं झोल नहीं है, सीख रहा है हमारा बेटा पति बनना। खैर खाना लगवाइए आप, और अविनाश और तृषा को डिस्टर्ब मत करेगा, मुझे नहीं लगता कि आज वो लोग खाना खाने में इंटरेस्टेड होंगे। जैसे ही कमरे के अंदर अविनाश पहुंचे थे तृषा उन्हें कहीं नज़र नहीं आती, लेकिन तभी अविनाश को कुछ आवाज़ आती है। क्लोजेट के अंदर कुछ आवाज़ आ रही थी जैसे कि कोई इस वक्त लगातार गाना गा रहा हो। धीरे से अविनाश पहुंचते क्लोजेट के बाहर और जैसे ही दरवाजे को हल्का हल्का खोल करके भी अंदर की तरफ झांके थे, यहाँ तृषा मैडम अविनाश का ही एक शर्ट और ऊपर से अविनाश की तरह ही टाई लगाए हुए लगातार डांस किए जा रही थी और साथ ही अपने गीले बालों को इधर उधर ऐसे झटक रही थी जैसे कि वही हो यहाँ की हीरोइन और ये कोई रियल लाइफ नहीं बल्कि कोई मूवी का सीन चल रहा हो। अविनाश पीछे से आराम से डोर फ्रेम से टेक करके अपनी मैडम जी को देख रहे थे। वो पागलों की तरह डांस किए जा रही थी और साथ ही लगातार अविनाश की एक्टिंग भी। कोई नहीं है कमरे में, क्या हंसी मिला है पल, आज शरारत करने दो, काम बाकी करेंगे कल, जाओ बाबा जाओ, ऐसे ना बहकाओ, होश में आ जाओ, पागल ना बनो तुम। लेकिन जैसे ही बोल करके अभी वो पीछे की तरफ मुड़ी थी, काफ़ी प्यारा सा एक्सप्रेशन लिए हुए, तब तक अविनाश जो कि एकदम से अपनी जगह पर जहाँ टिके थे वो थोड़ा डिसबैलेंस हो जाता है, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए अपने गले को क्लियर करते हुए कहते हैं ये क्या हो रहा है। तुषार जो कि अचानक से अविनाश को थोड़ा गुस्सा करता देख करके हल्का सा नीचे अपने सिर को झुकाए हुए कहती है वो मैं डांस कर रही थी, मुझे डांस करना बहुत पसंद है तो सॉरी। अविनाश उसे घूरते हुए कहते हैं डांस इज़ नॉट द प्रॉब्लम, ये क्या कपड़े पहन करके तुम डांस कर रही हो, ये कपड़े हैं और ये मेरे शर्ट क्यों पहन रखा है, तुम्हारे पास कपड़े नहीं है। ये बोलकर के अविनाश जो आगे आकर के उसके शर्ट को लगातार घूर रहे थे जो कि ऑब्वियसली अविनाश का ही था। तुषार से देखते हुए कहती है सॉरी वो मेरा मन कर रहा था, मैं निकाल देती हूँ। अविनाश उससे कहते हैं निकालो राइट नाउ। तुषार ये सुन करके अविनाश की तरफ अपने चेहरे को उठाकर देखते हुए कहती है क्या अभी। अविनाश उससे कहते हैं नहीं परसों उतारना। ऑब्वियसली अभी उतारोगी ना। तृषा धीरे धीरे अपने शर्ट के बटन को खोलती है लेकिन फिर कहती है आप इधर क्यों देख रहे हैं, उधर देखिए तब मैं कपड़े चेंज करूं। तभी अविनाश जो उसकी तरफ देखते हुए अपने चेहरे को ना मिलाकर कहते हैं नहीं मेरे सामने ही बदलो। ये सुनते ही तृषा जो कि धीरे धीरे पीछे होते हुए कहती है ये क्या बात हुई, आप यहाँ रहेंगे तो मैं कैसे उतारूंगी। अविनाश पहले उसके शर्ट से उसकी टाई को हटाते हैं और फिर धीरे धीरे उसके शर्ट के बटन को अपने हाथों से पकड़ते हुए कहते हैं तुम नहीं उतारोगी तो मैं उतार दूंगा। लेकिन तभी तृषा कहती है वो आज कोई रिलेटिव आने वाले हैं और साथ ही उनके बच्चे भी आने वाले हैं, अब इसी वजह से आपको घर पर बुलाया था। ये सुनते विराज कहते हैं व्हाट। तृषा अपने चेहरे को हाँ मिलाकर कहती है हाँ वो मम्मी जी की कोई कज़न सिस्टर है ना, नहीं कज़न सिस्टर, हाँ शायद कज़न सिस्टर, तो उनकी बहू का बच्चा हुआ है तो उनकी फैमिली आ रही है। सुनते विराज कहते हैं व्हाट द, क्यों। तुषार कहती है मुझे क्या पता, बस आने वाले हैं वो लोग,
वो शायद नूर की एंगेजमेंट है ना, तो इस वजह से। अविराज उसे कहते हैं, नूर की एंगेजमेंट 15 दिन बाद है, अभी से आ गए? इन लोगों के पास कोई काम नहीं होता है क्या? त्रिशा कहती है, बच्चे भी हैं वहाँ पर, उनके यहाँ तो वो भी लोग आएंगे, तो मैं क्या कह रही थी कि अविराज जो अब जाकर थोड़ा सा शांत हुए थे ये सुनने के लिए कि आखिर त्रिशा कहने क्या वाली है। तो वे त्रिशा कहती है, अब वो मैंने आपसे बोला था ना। अविराज से कहते हैं, यू मीन हमें हनीमून पर चलना चाहिए, राइट? यहाँ पर काफ़ी डिस्टर्बेंस होगी। त्रिशा हाँ में अपना सर हिलाते हुए कहती है, हाँ वही कहना चाह रही थी। वैसे भी अब बच्चे होंगे तो डिस्टर्ब होगा। और अविराज से कहते हैं, तुम्हारा कॉलेज भी बंद ही हो गया है, अगर कुछ दिन घूम कर आएंगे तो दिमाग भी फ्रेश हो जाएगा, राइट? तो शाहजो की देख रही थी कि अविराज ये सारी बातें बोल तो रहे हैं लेकिन इतना क्लोज क्यों आते जा रहे हैं उसके। वो पीछे जाते जाते कहती है, हाँ वही तो, और फिर कुछ चीज़ें घर से बाहर ही हों तो अच्छी लगती हैं। अविराज से कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें करनी है ना अभी हमें, तो थाईलैंड का प्लान करें। ये सुनते त्रिशा कहती है, थाईलैंड क्यों जाना है, गोवा चलते हैं। अविराज से कहते हैं, कम ऑन, इतने लो बजट जगह पर तो नहीं जाने वाला मैं, थाईलैंड चलते हैं। त्रिशा जो धीरे से कहती है, थाईलैंड। अविराज अपने सर को हाँ मिलाकर कहते हैं, यस मैडम, थाईलैंड। लेकिन फिर त्रिशा थोड़ा गुस्से में कहती है, नहीं, वहाँ पर लड़कियाँ गंदे गंदे कपड़े पहनती हैं, बहुत छोटे छोटे, मैं आपको वहाँ पर जाने नहीं दूंगी। चुपचाप से आप इंडिया में कोई जगह ढूंढिए, या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ लोग बहुत शरीफ हो। अविराज ये सुनकर उसके कमर को ग्राब करते हुए कहते हैं, अच्छा तो ऐसी जगह कहाँ मिलेगी हमें? तभी त्रिशा कहती है, आपको तो पता है ना, मुझे ऐसे भीड़ भाड़ वाले शहर वाले इलाके नहीं पसंद है। मुझे ना शांत जगह पसंद है, जहाँ सिर्फ नेचर हो, हम हो, और ऐसा एक छोटा सा घर उसी नेचर के बीच में हो, वो नदियाँ बहती हैं उसकी आवाज़, वो सब मुझे बहुत पसंद है। कोई ऐसी जगह नहीं मिलेगी? अविराज ये सुनकर कहते हैं, मिल तो जाएगी, पर ऐसे जगह पर वो सब करना, कोई बात नहीं, मैं हैंडल कर लूँगा, मैं देखता हूँ कोई अच्छी सी जगह। तभी त्रिशा कहती है, हाँ पर आप मुझे ऐसे पकड़े क्यों हैं, अफनाहट हो रही है। अविराज से कहते हैं, वाकई मेरे पकड़ने से अफनाहट होती है। त्रिशा को लगा था कि कहीं ऐसा तो नहीं अविराज को बुरा लग गया, जिससे वो खुद ही उनकी कॉलर को पकड़ते हुए ज़बरदस्ती उन्हें अपने चेहरे के करीब खींचते हुए कहती है, नहीं बस ऐसे ही वो थोड़े हॉर्मोन्स में चल जाते हैं मेरे, आप ऐसे मत पकड़ा करिए प्लीज़। अविराज को नहीं पता था कि त्रिशा ये सब कुछ उन्हें मनाने के लिए कर रही है, लेकिन त्रिशा को भी कहाँ पता था कि ये सब कुछ उसे करने में वाकई अच्छा लग रहा है। वह सिर्फ अविराज को मनाने के लिए ये सब नहीं कर रही थी, बल्कि ये सब करके उसे खुद खुशी मिल रही थी।